गुड आफ्टरनून लवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी को सुन रहे होंगे। आप सबको मेरी स्टोरी पसंद आ रही होगी, उम्मीद यही करती हूँ। चलिए, आप सबको फिर से स्टोरी पेश करने के लिए मैं हाजिर हो गई हूँ। तालाब के दूसरे तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। वह चमकती आंखें वधु की ओर देखे जा रही होती हैं, लेकिन वो बिना किसी प्रक्रिया के स्थिर है। वधु को पता नहीं कि उसे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऐसा कुछ प्रक्रिया उसको पता नहीं होता। वो तालाब के किनारे से कुछ कदम पीछे हटती है, लेकिन उसकी आँखों में उस चमक पर ही टिकी होती हैं। उस चमकती हुई आँखों से उसकी आँखें हटती नहीं हैं। तभी उन आँखों के पास से एक और आकृति प्रकट होती है। वो आकृति भी अंधेरे में छुपी हुई है और वो धीरे-धीरे वधु की ओर बढ़ती है। वधु को एक डर होता है ना, कि एक डर का एहसास होता है। वधु एक ठंडा एहसास होता है, जब जैसे कि कोई उसकी होता है ना, कि किसी की उपस्थिति हो, कोई हो वहाँ पे, और वो अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस करती है। वो समझ नहीं पाती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसे महसूस हो रहा है कि उसे वहाँ से भाग जाना चाहिए। उसकी आत्मा चिल्लाती है कि वो वहाँ से दूर चली जाए, लेकिन उसके पैर थम गए होते हैं। उसे अपनी अपनी ही सांसों की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसके डर को और बढ़ा रही होती है। अचानक से ये डर कैसे आया, वधु को समझ नहीं आ रहा होता है। अचानक एक और आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई उसके नाम से पुकार रहा हो। वो आवाज़ वधु के पास से आती है और वो घबरा कर मुड़ती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नज़र नहीं आता है। उसके आसपास का माहौल और भी डरावना हो जाता है और वो महसूस करती है कि वहाँ एक अनजाना खतरा उसके लिए इंतज़ार कर रहा है। उसको आगे कैसे खुद को समझाएगी वधु, ये कोशिश कर रही होती समझने की। मधु का दिल तेजी से धड़क रहा है और उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। उसे क्या करना चाहिए। वह अपने जीवन में पहली बार इतना भयभीत होती है। उसकी आंखों में उसके डर दिख रहा होता है। सामने अंधकार छाता है। उसे लग रहा है कि उसकी भयानक और रहस्यमय शक्ति का प्रभाव में आ गई है, पड़ गई है वो। उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है, पर कितनी बातों में सच्चाई है पता नहीं। लेकिन वधु हिम्मत नहीं हारती। वो अपने मन में एक आखिरी हिम्मत जुटाती है और अपने विचारों को केंद्रित करती है। वो सोचती है कि उसे उस स्थान से भाग जाना चाहिए, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ने में मुश्किल होती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। जैसे ही वो एक कदम बढ़ती है, उसे ऐसा लगता है कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ उसे रोक रही हैं। जब ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, वधु की स्थिति अब और भी जटिल हो गई होती है, और भी ज़्यादा जटिल हो गई होती हैं। वो अपने जीवन में पहली बार इतने बड़े खतरे का सामना कर रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा रहा है और उसे अपनी सुरक्षा के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तालाब के किनारे खड़ी वधु एक अनजाने खतरे के सामने होती है और उसका भविष्य इस तरह से उसको दिख रहा होता है कि अब वो क्या करेगी, कैसे करेगी। वधु जैसे तैसे करके घर के अंदर वो चली जाती है। जाने के बाद उसके दिल को थोड़ा सा आराम आता है। वधु किसी तरह से खुद को इकट्ठा करके घर के अंदर भाग जाती है।
उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगता है। उसे अपने घर में सुरक्षित वातावरण को पाते हुए खुद को थोड़ा-सा राहत मिलता है, लेकिन उसके डर की वजह से आवाज़ नहीं निकल रही होती है। वो सीधे अपने दादी माँ गीत जी के कमरे में चली जाती है। गीत जी अपने बिस्तर पर होता है ना कि आराम से सो रही होती हैं। वधु उसके पास जाकर उसके बगल में लेट जाती है। अपनी दादी की उपस्थिति में उसको थोड़ी-सी राहत मिलती है। उसको जो होता है ना कि तकलीफ़ अभी समझ में आया होता है उसके साथ हो क्या रहा है, समझ ही नहीं पा रही होती है। उसने जो भी भयानक अनुभव किया होता है उसे अपने शरीर में अभी भी काँपता हुआ उसका शरीर महसूस हो रहा होता है। गीत जी वधु के इस तरह से आने पर नींद उनकी हल्की सी खुलती है, लेकिन वो अपनी पोती को देखती हैं और उसके पीठ पर प्यार से हाथ फेरती हैं। हाथ फेरने पे पूछती हैं, क्या हुआ वधु? गीत जी नींद में धीरी आवाज़ में पूछती हैं, एकदम हल्की सी धीमी आवाज़ में। जब वो पूछ रही होती हैं जब वधु से कि उसको क्या हो गया अचानक से। वधु का गला सूखा हुआ होता है और उसकी आवाज़ काँप रही होती है। उसने बस गीत जी के तरफ देखा और कुछ कह नहीं पाई। गीत जी उसकी स्थिति को देख के चिंता में पड़ जाती हैं। वो वधु को गला लगाकर उसकी पीठ थपथपाती हैं। शांत हो जाओ बच्ची, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा गीत जी बोलती हैं। गीत जी के बोलने पे थोड़ा बहुत वधु को शांति आती है। वधु धीरे धीरे शांत होती है और लेकिन उसके मन में अभी भी वो रहस्यमय अनुभव का डर बसा हुआ होता है। वो गीत जी के साथ लेटकर धीरे धीरे नींद में चली जाती है, लेकिन उसके मन में अजीब सवाल भरे हुए होते हैं। वो सोच रही होती है कि जो कुछ भी उस तालाब के पास अनुभव किया, वो क्या था और क्यों था? अगले दिन सुबह वधु नींद से जगती है और देखती है कि गीत जी पहले ही जग चुकी हैं और उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही हैं। वधु ने अपनी दादी के पास जाके पूछा, दादी आप जानती हैं कि रात में क्या तालाब के पास हुआ था? गीत जी ने वधु की ओर देखा बड़े ध्यान से और समझ गईं कि उसकी पोती ने कुछ भयानक अनुभव किया है। बेटी रात को क्या हुआ? क्वेश्चन तुम बहुत डरी हुई दिख रही हो। गीत जी ने चिंता से पूछा। वधु ने गीत जी को रात के समय अनुभव के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने तालाब के पास कुछ चमकती आंखों को देखी थी और रहस्यमय आकृति उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो अपनी दादी के साथ सब कुछ साझा करती है। कीट जी वधु की बातों को सुनकर गंभीर हो जाती हैं। वधु, मुझे डर है कि तुम जो देख वहाँ एक बुरा संकेत हो सकता है। मायावन जंगल में बहुत सारी रहस्यमय शक्तियाँ हैं और शायद तुम उसमें से किसी एक का सामना की होगी। वधु ने गीत जी की बातों पे देते हुए ध्यान से सुनते हुए उस बात को समझ नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो अलग ही लेवल पे जा चुकी होती है। कुछ भी हुआ हो, वो कैसे हो सकता है? उसने अपनी दादी से पूछा, दादी मैं क्या करूं? मुझे डर है कि वो चीज़ फिर से ना आ जाए। गीत जी ने वधु को दिलासा दिया, बेटी हम कोई भी रहस्यमय चीज़ का सामना करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने हिम्मत और समझदारी बनाए रखनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम मिलकर इसका सामना करेंगे। जब दादी की बात सुनती हैं तो थोड़ा सा गीत को साहस आता है। गीत जी ने वधु को रात
के समय अकेले बाहर जाने से मना किया और उसे समझाया कि उसे सतर्क रहना होगा। उन्होंने वधू को बताया कि वो अपने मन को शांत रखे, किसी भी संदिग्ध चीज़ के सामना करने पर सावधानी बरते। इस बात को बड़े ही गौर से वधू सुन रही होती है। उस दिन के बाद से वधू ने रात में घर से अंदर रहने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में अभी भी उस रहस्यमय अनुभव का असर था और वो उसको भूल नहीं पा रही थी। वो अपने दादी के पास रहती और उनके साथ समय बिताती, लेकिन उसके मन में अनजाना डर एक कोना था। भले ही चाहे जो हो जाए, मगर उसको डर था। रात होते ही वधू अपने कमरे में जाती और अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करती, लेकिन उसके मन में अभी भी डरावने सपने आते। उसका मन डरता, उसको डरावने सपने आते, जिसमें वो तालाब के पास होती और वो चमकती आँखों का सामना कर रही होती। वो यही सपना देखते हुए रहती थी। वो अपने सपनों को काफ़ी होता है कि डर के मारे चिल्लाती, लेकिन उसकी आवाज़ खुद ही दब जाती। गीत जी से वधू की चिंता को देखकर उसके लिए कुछ सुरक्षा उपाय किया। उन्होंने वधू के कमरे में तुलसी का पौधा रखा और उसे रोज़ सुबह और शाम को दिया जलाने के लिए कहा। उन्होंने वधू को एक रक्षा सूत्र भी बांध दिया, जिससे उसे बुरी शक्तियों से बचने की उम्मीद हो। वधू ने गीत जी के उपाय को मान लिया, लेकिन उसके मन में अभी भी अनजाना डर था। उसे लगता था कि उसकी सुरक्षा के लिए उसे कुछ और करना चाहिए। वह सोच रही थी कि क्या उसे किसी रहस्यमय व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए, जो उसे इस स्थिति में मदद कर सके। एक रात वधू अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी और उसे अपने दादी के उपायों को याद किया। उसने तुलसी के पौधों को देखा और अपनी कलाई पे रक्षा सूत्र देखा। उसको छुआ। वो खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था। उस उस समय वधू ने कमरे के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ये जानकर धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और और वही नहीं समझ पा रही थी कि वो अब क्या करे। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और उसने अपने बिस्तर से उठकर दरवाज़े की ओर देखा। अपने दरवाज़े के नीचे से हल्की सी रोशनी देखी और उसे एहसास हुआ कि कुछ वहाँ है। उसने दरवाज़े के पास जाकर उसे खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखा। कोई नहीं था वहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटी, उसे अचानक से एक ठंडा एहसास हुआ। उसने एहसास जो हुआ था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है। उसने डर के मारे अपनी आँखें बंद कर ली, लेकिन उसे अदृश्य शक्ति ने छू लिया। वधू को एक झटका लगा और चिल्ला पड़ी। सीताजी तुरंत अपने कमरे से बाहर आईं और वधू को अपने गले लगाकर, "क्या हुआ वधू? तुम इतनी क्यों डरी हो? क्या हुआ?" ऐसे पूछती हैं। वधू ने अपनी दादी को अपने अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कैसे उसे एक ठंडा एहसास हुआ। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही है। गीत जी ने उसे शांत किया और कहा, "बेटी, हमें सतर्क होना होगा। शायद शायद यह एक चेतावनी है, किसी या कुछ बुरा हो सकता है।" जब ये बोल रही होती हैं दादी, बड़े ध्यान से, बड़े गौर से वधू इस बात को सुन रही होती है।
वधु की छुट्टी खत्म हो गई थी और वो अपने कॉलेज वापस जाने के लिए तैयारी कर रही थी। वो और उसकी दादी गीत जी अब भी उसके साथ हो रहे अजीब घटनाओं के बारे में बहुत परेशान थे। उसके मन में डर था, लेकिन वधु को कॉलेज जाना था और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना था। सवेरे वधु ने जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने अपना बैग को पैक किया और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। उसने दादी को गले लगाकर कहा, दादी मैं कॉलेज जा रही हूँ। गीत जी ने वधु को हिम्मत दी और कहा, बेटी सावधानी से जाना। अगर तुम भी अजीब कहते ना कि तुम्हें कुछ भी अगर अजीब लगे तो तुरंत मुझे बताना। उन्होंने वधु को गले में एक रक्षा सूत्र बांधा और उसे सुरक्षित महसूस कराया। वधु ने अपनी दादी की बातों को माना और कॉलेज की ओर निकल गई। उसने अपनी दादी की बातों को सुना और उनको अलविदा कहा और घर से बाहर निकली। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, घर के बाहर कदम रखती उसके कदम जैसे बाहर पड़ते हैं, उसके एक हल्की ठंडा हवा महसूस होती है। वो सोचती है कि ये सुबह की ठंडक हो सकती है, लेकिन उसके मन में फिर से अनजाना डर जाग उठता है। वधु ने अपने मन को स्थिर किया और कॉलेज की ओर बढ़ गई। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, उसने अपने दोस्तों के साथ मुलाकात की और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अभी भी रात के रहस्यमय घटनाओं की छाया थी। उसने बेचैन मतलब होता है ना कि एक इंसिडेंस होता है और उसको बेचैनी महसूस होती है, वैसे ही कुछ उसको महसूस हो रहा होता है। दिन कहते हैं ना कि दिन बीतते गए और वधु ने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ समय बिताया। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान देकर ये कोशिश किया ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अभी भी अनजाना डर था। वो अपने दोस्तों के साथ बातें करती, लेकिन उन्हें अपने अनुभव के बारे में नहीं बताती। उसके डर और उसका एक होता ना कि सोच थी कि कहीं वो अपने दोस्तों को बताए और उसके दोस्त उसको अजीब ना समझ लें। एक दिन एक दिन कॉलेज में एक नया प्रोफ़ेसर आए। उनका नाम प्रोफ़ेसर अग्रवाल था और वो अपनी पढ़ाई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने वधु की क्लास में एक विषय पे चर्चा की, जो उसके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती थी। रात की घटनाओं से जुड़ा हुआ था। उन्होंने मायावन के जंगल के रहस्य के बारे में बात की और वह अजीब शक्तियों के बारे में बताया। वधु ने प्रोफ़ेसर अग्रवाल की बात को ध्यान से सुना। जब वो उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, उसे लगा कि ये एक संयोग है। शायद प्रोफ़ेसर ने उसे जिस विषय में बात की, उसकी रात की घटनाओं से जुड़ा हुआ था। उसने प्रोफ़ेसर से सवाल पूछने का फ़ैसला किया और उसके पास गई, प्रोफ़ेसर अग्रवाल के पास। प्रोफ़ेसर अग्रवाल, आपने मायावन के जंगल के रहस्य के बारे में बात की थी। क्या आप मुझे उसके बारे में और बता सकते हैं? वधु ने पूछा। प्रोफ़ेसर अग्रवाल ने वधु को देखा और कहा, मायावन का जंगल रहस्यमय और अनजान शक्तियों से भरा हुआ है। वहाँ कई कई तरह की रहस्यमय घटनाएँ हो सकती हैं और कुछ लोग मानते हैं कि वो भूत-प्रेत का वास है। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ अनुभव हुआ? वधु ने प्रोफ़ेसर को अपने अनुभव के बारे में बताया और कैसे उसने तालाब के सामने कुछ अजीब देखा। प्रोफ़ेसर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और गंभीरता से कहा, यह एक गंभीर स्थिति हो सकती है। मुझे लगता है कि तुम्हें इस मामले की जाँच करनी चाहिए और किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। वधु ने प्रोफ़ेसर की सलाह को माना और उससे पूछा, क्या आप मुझे किसी विशेषज्ञ के बारे में बता सकते हैं, जो मेरी मदद कर सके? प्रोफ़ेसर अग्रवाल ने वधु को एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताया।
उसका नाम बताया। इन सब मामलों में विशेषज्ञ थे। उनका नाम स्वामी चैतन्य था और वो एक ज्ञानी व्यक्ति थे जो रहस्यमय घटनाओं की जांच करते थे। वधु ने प्रोफेसर को धन्यवाद किया और स्वामी चैतन्य से संपर्क करने का फैसला किया। कॉलेज से वापस घर लौटी जब वो घर लौट रही थी उस समय वधु ने दादी को प्रोफेसर अग्रवाल के बारे में बताया और उन्हें स्वामी चैतन्य के बारे में भी बताया। गीता जी ने वधु की बातों को सुनकर और उसे स्वामी चैतन्य से मिलने की सलाह दी। सलाह देने के बाद वधु तुम स्वामी चैतन्य से मिलो और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताओ। गीता जी ने कहा वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हें उन रहस्यमय घटनाओं के बारे में समझा सकते हैं। वधु ने दादी की बातों को माना और अगले दिन स्वामी चैतन्य से मिलने का फैसला किया। उन्होंने उसकी जानकारी जुटाई और उसके उनके घर जाने का निश्चय किया। जब वह स्वामी चैतन्य के घर पहुंची तो उसने वहां एक शक्तिपूर्ण वातावरण मिला। अच्छा, उसको सेफ एंड सिक्योर समझ में आया। स्वामी चैतन्य ने वधु को स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहा। वधु ने उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया और कैसे उसने तालाब के पास कुछ अजीब देखा था। वो सारी घटनाएं उनको समझाती चली गई। स्वामी चैतन्य ने उनकी बातों को ध्यान से सुनकर कहा, यह एक गंभीर स्थिति हो सकती है। तुम्हारे मायावन जंगल के रहस्य के बारे में पता होना चाहिए तुम्हें। वो बोलते गए, वहाँ की शक्तियों से सावधान रहना चाहिए। वधु ने स्वामी चैतन्य की बातों को माना और उनसे पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे किस तरह से बचना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्वामी चैतन्य ने वधु को कुछ सलाह दी और उसे एक विशेष ताबीज़ दी। उन्होंने कहा, ये ताबीज़ तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम इसे हमेशा अपने पास रखना और अपने मन को शांत रखना। वधु ने स्वामी चैतन्य का धन्यवाद किया। उनके सुझाव को उसने ताबीज़ को अपने गले में पहन लिया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। अगले कुछ दिन में वधु ने स्वामी चैतन्य के दिए गए ताबीज़ को पहनकर कॉलेज आना-जाना शुरू किया। उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की और दादी की सलाह का पालन किया। धीरे-धीरे उसके मन का डर कम होता गया और कॉलेज में अपनी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करने लगी। हालांकि वधु ने कुछ राहत महसूस की, लेकिन उसके मन में अभी भी उन रहस्यमय घटनाओं का असर था। उसे पता था कि उसे इस घटनाओं की तह तक जाना होगा और उस रहस्यमय को सुलझाना होगा। वधु ने अपने मन को मजबूत किया और इस रहस्यमय यात्रा के आगे बढ़ाने का संकल्प किया। जब ये वो सारी चीज़ें सोच रही होती है कि ये आगे वो क्या-क्या करने वाली है और कैसे-कैसे करेगी, वधु को समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे होगा, क्या होगा और किस तरह से होगा। सारी बातों को वो बड़े आराम से सोच रही थी। वधु ने सोच तो लिया था, अब इसकी ये जो संकल्प है, जो एक नया यात्रा शुरू करने का, वो जो तकलीफ़ उठाने वाली थी, अब वो कैसे शुरू होता है। पहली मुलाकात कॉलेज में। वधु के मन में अब भी मायावन जंगल के रहस्य और वृद्धि के बारे में बात चल रही थी। उस रहस्यमय को सुलझाना था और वो लगातार उसके बारे में सोचती रहती थी। कॉलेज में अपनी दिनचर्या के दौरान उसके एक नया चेहरे को देखने को मिला। नया चेहरा। यहाँ एक नई छात्र थी जिसका नाम भी प्रीति था। प्रीति। वो कैसे इस कॉलेज में आई, कैसे क्या हुआ, वो सारी बातें हम जानेंगे, मगर धीरे-धीरे। वधु इस संयोग से हैरान हो गई और उसकी वृत्ति से परिचय करने का निश्चय किया। वधु ने कॉलेज के कैंपस एरिया में वृद्धि को देखा। वृद्धि अकेले बैठी हुई थी। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी जो वधु को ध्यान को खींच रही थी। उसकी वृद्धि के पास जाकर कहा, नमस्ते, मेरा नाम वधु है। आप नई हैं ना?
वृथि वृथि ने वधु की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक कहते ना कि जान पहचान सी नजर आई वृथि को। हाँ, मैं वृथि हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई, वृथि ने मुस्कुराते हुए कहा। वधु ने महसूस किया कि वृथि के चेहरे पर कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। उसने वृथि से पूछा, क्या आप मधुरपुर की रहने वाली हैं? वृथि कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, मैं मधुपुर में ही रहती हूँ। और आप भी? क्वेश्चन। वधु ने वृथि को बताया कि वो भी मधुपुर की रहने वाली है। उसने वृथि के साथ बातचीत जारी रखी और पूछा, आपको कॉलेज में कैसे अनुभव हो रहा है? क्वेश्चन। वृथि ने कहा, अभी तक सब अच्छा है, लेकिन मैं यह नहीं नई हूँ, इसलिए सब कुछ नया और अलग है। वधु ने देखा कि वृथि उसकी तरह ध्यान से देख रही है, जैसे कि वो उसके मन की बात पढ़ रही हो। आपका नाम बहुत ही खास है, वधु ने कहा। क्या? आपका नाम किसी मायावन से जुड़ा हुआ है? वृति ने वधु की बात को सुनकर थोड़ा हंसते हुए कहा, मेरा नाम आदित्य है, लेकिन शायद इसमें कुछ मायावी है। वधु ने वृति की बातों से आधी जानकारी नहीं ली, उसको मिला ही नहीं, उसने दिया ही नहीं, ऐसा यूँ कह लें। वृथि इतनी भी पागल तो थी नहीं, लेकिन उसने वृथि से दोस्ती करने का निश्चय किया। वो चाहती थी कि वो वृथि के साथ अधिक समय बिताकर उसकी पहचान को समझ सके। अगले कुछ हफ्तों में वधु और वृथि एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वो कॉलेज में एक साथ समय बिताने लगे और वधु ने महसूस किया कि वृथि में कुछ रहस्यमय गुण हैं। वृथि के आसपास एक विचित्र और गंभीर आभा थी, जो वधु के मन में सवाल उठाती थी। एक दिन वधु ने वृथि से पूछा, आपका नाम मायावन से कोई संबंध है क्या? क्वेश्चन। आप मायावन जंगल के बारे में जानती हैं? क्वेश्चन। वृथि वधु की तरफ देखी और गंभीरता से कहा, हाँ, मैं मायावन जंगल के बारे में जानती हूँ। वहाँ एक रहस्यमय जंगल है और बहुत खतरनाक जगह है, ऐसा वृथि ने आंसर किया। वधु ने वृथि की बातों को सुनकर उसके बारे में और जानने की कोशिश की। क्या आपने कभी वृथि के बारे में सुना है? उसने पूछा। वधु ने वृथि ने वधु की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, वृथि के बारे में मैंने भी सुना है। उसे भेड़ियों की रानी कहा जाता है, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती, वृथि ने कहा। वधु ने महसूस किया कि वृथि के पास मायावन के रहस्य के बारे में अधिक जानकारी हो सकता है। उसने वृथि से और सवाल पूछे, लेकिन वृथि ने उसकी बातों को टालने की कोशिश की। वधु को वृथि का रहस्यमय व्यवहार से और अधिक संदेह हुआ। कुछ दिन बाद वधु ने वृथि कॉलेज के बाद एक साथ घर जा रहे थे। रास्ते में वधु ने वृथि से फिर से मायावन जंगल के बारे में बात की। क्या आपने मायावन जंगल में कभी कोई अनुभव किया है? जंगल में कुछ भी अनुभव किया हो? क्वेश्चन मार्क। वधु ने पूछा। वृथि ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, हाँ, मैंने मायावन जंगल में कुछ अजीब अनुभव किया है, लेकिन वहाँ जंगल खतरनाक है और मैं वहाँ जाने से बचती हूँ। वधु ने वृथि के शब्दों को ध्यान से सुना। क्या आपने वृथि को देखा है? उसने पूछा।
पृथ्वी ने वधु की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य दिखाई दिया। हाँ, मैं पृथ्वी को देखा है, उसने कहा। वह एक रहस्यमय शक्तिशाली प्राणी है। वधु ने पृथ्वी की बातों को सुनकर और उसके बारे में और भी सवाल उठाए। उसने पृथ्वी से पूछा, आप पृथ्वी को कहाँ देखा है? क्वेश्चन। पृथ्वी ने जवाब देने से बचते हुए कहा, वधु, ये एक खतरनाक जगह है, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। वधु को पृथ्वी के जवाब से संतोष नहीं हुआ, लेकिन उसने अगला सवाल नहीं किया। वो जानती थी कि उसे अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए पृथ्वी की समझदारी और सहमति की ज़रूरत है। अगले कुछ दिन में वधु ने पृथ्वी के साथ अधिक समय बिताया। उन्होंने मायावन जंगल के बारे में और भी बातें की और पृथ्वी ने वधु को सवाल कहते हैं कि पृथ्वी ने वधु को सलाह दी कि वो जंगल में जाने से बचे रहे, लेकिन वधु को अभी भी रहस्य सुलझाने की जिज्ञासा थी और उसके पृथ्वी से भी अधिक जानकारी प्राप्त करने की निश्चय किया। वधु जितना भी शब्दों को समझने की कोशिश करती, कुछ न कुछ उसके दिमाग में रह जाता और शब्दों को सुलझाने की कोशिश करती। वधु और पृथ्वी के बीच में एक अनोखी दोस्ती का शुरुआत हो चुका था। अब इनकी दोस्ती कैसे रंग लाएगी और किस तरह से, जिसमें रहस्य का भार और गहरा हो रहा था। वधु पृथ्वी के साथ मायावन जंगल के रहस्य को समझने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर। और आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी बताना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में भी लिखना ना भूलें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।